अमरोहा शहर में वर्मा परिवार रहता था, जिसके मुखिया लालाराम आड़त वाले थे। उनकी आड़त की दुकान पूरे अमरोहा शहर में मशहूर थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी शांति देवी, बड़ा बेटा यश, मंझला बेटा प्रदीप और छोटा बेटा नवीन था। इसके अलावा उनकी 2 बहुएं भी थी। बड़ी बहू का नाम था गौरी और मंझली बहू का नाम था आनंदी। नवीन अभी कमा रहा था। रात के 11 बज गए हैं, नवीन कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम्हारा बेटा है, तुम जानो। अकेले मेरे का ही बेटा है ना, उसमें आपका तो कोई हाथ नहीं है। अरे कहना क्या चाहती हो? मैंने कोई उसे जीपीएस ट्रैकर थोड़ी ना लगा रखा है जो मुझे पता होगा कि वो कहाँ है। आपसे ना बात करना ही बेकार है, आप बस लड़ना शुरू कर देते हो। मेरे कहने का मतलब है रात हो गई, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। अरे वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है, और फिर अभी कमा रहा है तो घूमेगा ही ना। शादी होकर तो खूंटे से बन जाएगा। अच्छा जी, आप खूंटे से बंधे हैं क्या? ऐसा ही समझ लो। शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। सही कहा भैया ने। सीरियसली आप लोगों को लगता है कि लड़के शादी के बाद खूंटे से बनते हैं? सच पूछो तो खूंटे से तो बेचारी लड़कियां बनती है, क्यों मम्मी जी? हाँ बिल्कुल, हम लड़कियां तो शादी से पहले और बाद हमेशा खूंटे से ही बंधी रहती हैं। अरे जाओ जाओ, हमारी खोपड़ी पर चढ़कर जो तुम तांडव करती हो उसका क्या? उन लोगों की बहस बढ़ती चली गई और तभी नवीन घर वापस आ गया। और इसीलिए मेरा शादी करने का मन ही नहीं करता। मैं ये महाभारत नहीं कर पाऊंगा। अरे बेटा तू आ गया? हाँ आ गया, और आप लोगों की लड़ाई भी देख ली। अरे ये कोई लड़ाई थोड़ी ना है देवर जी, ये तो बस अनबन है, और इस अनबन का क्या मजा है वो आप शादी के बाद ही समझ पाओगे। मुझे नहीं समझना। अरे ऐसा मत बोल बेटा, हम तो तेरे लिए लड़की देखना शुरू करने वाले हैं। अच्छा तो करो, मैं तो एवर रेडी हूँ। भाई मैं मजाक कर रहा था ताकि आप लोग जल्दी करो। बहुत नटखट है तो। नवीन की शादी की बात सुनकर सबसे ज्यादा खुशी गौरी और आनंदी को हुई, क्योंकि उन दोनों की कामचोरी बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन सुबह की तैयारी में रात को शांति देवी ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर समझाया। सुनो गौरी, आनंदी, कल सुबह जल्दी उठ जाना, घर की सफाई करनी है, कुछ मेहमान आ रहे हैं। जी मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। दोनों ने बड़ी आसानी से हाँ तो कह दिया, लेकिन मन ही मन सफाई के ख्याल से ही बोर हो गई। बहरहाल रात को सब सो गए। सुबह हुई, लेकिन दोनों बहुओं का कहीं पता ही नहीं। शांति देवी जब गौरी को उठाने गई तो, गौरी तू अभी तक पड़ी सो रही है, उठ जा। अरे मम्मी जी, मुझे लगा आनंदी उठ गई होगी। क्या? तूने उठने के बजाय ये सोचा कि कोई और उठेगा? चल उठ। फिर गुस्से में शांति देवी आनंदी के कमरे में गई। आनंदी तू भी अपनी जेठानी जैसी है, चल उठ जा। मम्मी जी, मुझे लगा गौरी दीदी उठ गई होंगी। तुम दोनों की दोनों आलसी हो, उठो जल्दी। दोनों बहुएं आखिरकार उठी और ताज़ा होकर रसोई में पहुंची, लेकिन नींद तो अभी भी पूरी नहीं हुई थी। ये चाय बनाने का काम ना बड़ा थका हुआ है। हाँ दीदी, मेरी तो आंखें बंद हो रही है। और बस अगले ही पल दोनों खड़े खड़े सो गई। चाय उबलकर पूरी पतीले से बाहर आ गई। जब काफी देर तक चाय नहीं आई तो शांति देवी ने आवाज लगाई, चाय कहाँ है? दोनों कहाँ मर गई? मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। जब शांति देवी रसोई में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। पतीली खाली थी और दोनों बहुएं गहरी नींद में थी। गौरी, आनंदी, उठो, ये क्या हालत बना रखी है? अरे हाय राम, मम्मी जी वो ना नींद में गलती हो गई। मम्मी जी अगली बार नहीं होगा, सॉरी सॉरी। इतनी चीनी पत्ती बर्बाद कर दी और सॉरी का राग अलाप रही हो। अब तुम दोनों का क्या करूं मैं? एक काम चोर तो दूसरी महाकाम चोर। चलो फटाफट ये साफ करो और दोबारा चाय बनाओ। शांति देवी ने उन्हें खूब फटकारा और फिर चाय पीने के बाद सफाई करने को कहा, लेकिन सफाई में भी बहुएं अपना आलस दिखाने से बाज नहीं आई। आनंदी, ये सफाई का काम बड़ा बोरिंग है। हाँ दीदी, मेरी तो कमर टूट गई। अगर हमारी देवरानी आ जाए तो सारा काम उसी से कराएंगे। सही कहा दीदी, नवीन की शादी ना अब जल्दी हो जानी चाहिए। काम खत्म करने के बाद दोनों बहुएं आराम से बैठी और बातचीत शुरू हो गई। आनंदी, हमें ना अब नवीन की शादी जल्दी करानी होगी। हाँ दीदी, देवरानी आएगी ना तो सारा काम उसी के सिर डाल देंगे। और हम आराम से रानी की तरफ बैठेंगे। सीरियसली, सारा काम देवरानी से करा लेंगे। सही कहा। अगली सुबह शांति देवी ने सबको बुलाया और कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। अरे मम्मी, कहाँ जाना है?
मंदिर या फिर रिश्तेदारों के यहाँ? हमें नवीन के लिए लड़की देखने जाना है। ये सुनकर गौरी और आनंदी के चेहरे खिल उठे। गौरी ने आनंदी से धीरे से कहा, लो भाई, अब तो बंधने वाली रस्सी मिलने वाली है। हाँ, अब हमारी मदद करने वाली कोई आ ही जाएगी। सब लोग तैयार हुए और मीना के घर पहुंचे। मीना की माँ ने सभी का स्वागत किया और कहा, ये मेरी बेटी मीना है, सब इंस्पेक्टर है और जल्दी ही इंस्पेक्टर बनने वाली है। ये सुनकर शांति देवी, लालाराम, यश और प्रदीप तो खुश हो गए। सबने मीना की तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे वाह वाह, क्या बात है, आपकी बेटी तो बहुत बहादुर है। बहुत बढ़िया, आजकल लड़कियां भी घर का नाम रोशन कर रही हैं। नवीन, अब तो तेरी जिंदगी सेट है भाई। क्या भैया, आप भी। जी आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन गौरी और आनंदी के मन में खलबली मच रही थी। गौरी ने धीमे से कहा, ये तो ऑफिस में रहेगी, घर का काम कौन करेगा? और ये पुलिस वाली है, इस पर तो रॉब भी नहीं चला पाएंगे, उल्टा हमें ही लॉकअप में डाल देगी। अरे तो अब क्या करे? कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों ने तय किया कि नवीन को भड़काएंगी। मौका पाकर गौरी ने नवीन के कान में कहा, देवर जी, पुलिस वाली से शादी करोगे तो सोचना, गलती से कुछ कर दिया तो सीधे हवालात पहुंच जाओगे। और ऐसी लड़कियों को लोग मर्द कहते हैं। सब कहेंगे नवीन ने आदमी से शादी कर ली। अब नवीन घबरा गया। सच? पुलिस वाली बहुत तेज होती है। और सोचो, घर पर काम कौन करेगा? पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा तो तुम्हें ही करना होगा। नवीन को उनकी बात सही लगी। उसने शांति देवी से कहा, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। क्यों? बस नहीं पसंद, आप मना कर दो ना। शांति देवी ने परेशान होकर मीना की माँ को बहाना दिया, माफ़ कीजिए, मेरे बेटे की सैलरी आपकी बेटी से कम है, ये रिश्ता सही नहीं रहेगा। अरे ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो लोग वापस आ गए। गौरी और आनंदी ने चैन की सांस ली। फिर कुछ दिनों बाद पंडित जी ने फ़ोन किया। शांति देवी जी नमस्ते, एक अच्छा रिश्ता है, आज आ सकते हैं क्या आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, कहाँ आना है बताइए। सब लोग रेस्टोरेंट में मिल लीजिए। ठीक है, शाम को 5 बजे आते हैं। शांति देवी ने परिवार को इस बारे में बताया और सब 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां सीमा नाम की लड़की आई। वो बेहद खूबसूरत थी। ये तो सुपर मॉडल लगती है। सच में? सीमा, क्या तुम घर के काम जानती हो? हाँ, मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है। अरे वाह, अरे वाह। इतना ही नहीं, मेरी बेटी जॉब भी करती है, कभी दिन में ड्यूटी रहती है तो कभी रात में। सर्वगुण संपन्न है मेरी सीमा। ये सुनते ही गौरी और आनंदी का माथा ठनक गया। हे भगवान, ये तो हमारी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। ये जॉब वाली दिन रात की शिफ्ट में रहेगी तो घर का क्या होगा? दोनों ने शांति देवी को भड़काने की ठान ली। मम्मी जी, ये जॉब वाली लड़कियां ना घर का नाश कर देती हैं। और सोचिए, ये रात की ड्यूटी करेगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शांति देवी को ये रिश्ता पसंद आ रहा था, लेकिन उनकी बातों से वो भड़क गई। अब माफ़ कीजिए, हमारी सोच नहीं मिलती, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। अरे पर अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। रिश्ता खत्म होते ही गौरी और आनंदी ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा कि उनका काम कुछ और दिन के लिए टल गया। उनका प्लान था कि नवीन के लिए ऐसी लड़की ढूंढे जो उनके इशारों पर नाचे। कुछ दिनों बाद शांति देवी के घर उनकी पड़ोसन संगीता आई। हमेशा की तरह वो हंसी मजाक करने लगी। अरे दीदी, घर में कोई त्योहार है क्या? सब ऐसे मुंह बनाए बैठे हैं जैसे मटके में खट्टा दही रखा हो। अरे नहीं नहीं, बस जिंदगी ऐसे ही चल रही है। संगीता ने गौर किया कि शांति देवी बहुत सीरियस लग रही है। उसने पूछा, दीदी कुछ हुआ है क्या? आपकी ये चुप्पी तो बिल्कुल भी नहीं जचती। अब क्या बताऊं संगीता, नवीन के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। 2 रिश्ते आए लेकिन दोनों में कुछ न कुछ कमी निकल आई। अब तो मन उदास हो गया है। अरे दीदी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक लड़की का नाम सुझाऊं? हाँ हाँ जरूर। कौन है वो लड़की? मेरी सहेली की बेटी तारा, बहुत सुंदर और संस्कारी है। आप मिलेंगी तो खुद मान जाएंगी। शांति देवी के चेहरे पर खुशी लौट आई। तुम सच कह रही हो? तो उन्हें मेरे घर बुला लो प्लीज़। हाँ, तो अगले रविवार को उन्हें लेकर आती हूँ। आप बस खुश रहा करो, उदास अच्छी नहीं लगती हो। ये कहकर संगीता चली गई। संगीता के जाते ही पूरे घर में हलचल मच गई। सभी तारा और उसकी माँ के स्वागत की तैयारी में लग गए। गौरी और आनंदी भी व्यस्त हो गई। हालांकि उनके मन में फिर कोई साजिश पक रही थी। चलो इस बार देखते ये तारा कैसी है। लेकिन अगर ज़्यादा होशियार निकली ना
तो इसे भी चलता कर देंगे। हाँ दीदी, हमें तो ऐसी देवरानी चाहिए जिससे हम सारा काम करा सके, कोई ओवर स्मार्ट आंटी नहीं। हाँ हाँ, एक बार आने दो ऐसी लड़की, फिर अपना काम भी देवरानी से ही करा लेंगे। रविवार आया और साथ ही आई संगीता अपनी सहेली और उसकी बेटी तारा को लेकर। तारा बेहद सुंदर, संस्कारी और हंसमुख थी। लाला राम ने तारा को देखते ही कहा, अरे वाह, ऐसी लड़की तो कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। क्या खाकर पैदा किया इसे आपने? अरे भाई साहब, क्या आप भी। तभी गौरी बीच में बोली, तारा जी, क्या आप घर के कामकाज जानती हैं? जी दीदी, खाना बनाना, सिलाई बुनाई सब आता है। ये सुनकर गौरी और आनंदी मन ही मन बहुत खुश हो गई। लेकिन तभी तारा ने ऐसी बात कही जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मुझे 6 महीने जंगल में और 6 महीने अपने घर पर रहना होता है। ये सुनकर गौरी और आनंदी के होश उड़ गए। गौरी ने आनंदी से धीरे से कहा, ये तो बड़ा ही अनोखा मामला है। 6 महीने जंगल में रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? ये संगीता चाची पागल है जो इसे उठा लाई। हद हो गई भाई। दोनों ने तुरंत साजिश रची। मौका पाकर उन्होंने लालाराम और शांति देवी को अंदर बुला लिया। फिर यश और प्रदीप को कुछ लाने के बहाने बाहर भेज दिया। नवीन को भी कुछ खास काम से अपने रूम में भेज दिया। अब जब वो तारा और उसकी माँ के साथ अकेली रह गई तो उन्होंने अपने जहरीले तीर चलाने शुरू कर दिए। आंटी जी, एक बात बताएं, क्या आप नवीन के बारे में सब जानती हैं? नहीं, क्यों? अरे हम तो कह रहे हैं आपको सोच समझ कर ये रिश्ता करना चाहिए। नवीन ना थोड़ा जुआरी है और कभी कभी शराब भी पी लेता है। और हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड्स तो कपड़ों की तरह बदलती रहती हैं। ये सुनकर तारा और उसकी माँ हैरान रह गई। अगर ये सच है तो हम यहाँ रुककर अपना समय बर्बाद क्यों करें? और संगीता, तुम हमें ऐसी जगह क्यों ले आई? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मुझे खुद इस बारे में पता नहीं था। नवीन तो बहुत अच्छा बच्चा था। आप लोग सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अरे सोचने जैसा कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं। चल तारा। वो तीनों तुरंत वहां से निकल गई। जब शांति देवी, लालाराम और नवीन वापस आए तो उन्होंने पूछा, तारा और उसकी माँ कहाँ गई? अरे क्या बताएं मम्मी जी, वो बोले कि उन्हें नवीन पसंद नहीं आया और बस ये बोलकर चली गई। ये सुनकर सभी हैरान और उदास हो गए। पता नहीं मेरे लिए सही लड़की कब मिलेगी। तो उदास मत हो बेटा, अगली लड़की जो भी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, तो फिक्र ना कर। बाहर सब उदास थे पर गौरी और आनंदी अंदर जाकर ठहाके लगाने लगी। चलो, एक और मुसीबत टल गई। आप जल्दी से ऐसी लड़की ढूंढो जो हमारे इशारों पर नाचे। हाँ दीदी, बस किसी सीधी सादी को ले आओ, फिर अपना काम भी देवरानी से करा लेंगे। एक हफ्ता गुजर गया और फिर एक दिन नवीन के मंगल चाचा घर आए और आते ही अपने ठहाकों के साथ बोले, अरे भाई, मेरे भतीजे की शादी तय हुई या मैं खुद जाकर कोई ढूंढूं? अरे चाचा जी, आप ही तो हमारे संकट मोचक है। बताइए, आपके पास कोई अच्छी लड़की है क्या? मंगल चाचा ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, लड़की तो है, नाम है मोना, मेरे पड़ोसी की बेटी है। घर के काम काज में इतनी निपुण कि एक पैर पर खड़े खड़े सारा घर संभाल ले। ये सुनते ही गौरी और आनंदी के कान खड़े हो गए। आनंदी फुसफुसाकर गौरी से बोली, अरे वाह, ऐसी लड़की तो हमें चाहिए। हाँ, लेकिन इस बार ये पहले पता करना पड़ेगा कि वो कोई नौकरी वोकरी तो नहीं करती। हाँ, आप पूछिए ना। चाचा जी, ये तो बताइए, वो कोई नौकरी वोकरी तो नहीं करती ना? नौकरी? अरे भाई, वो तो घर के काम को ही अपना करियर मानती है। उसके घर में 7 लोग हैं और अकेले सब संभालती है, किसी को एक काम चुने नहीं देती। ये सुनकर गौरी और आनंदी खुशी से उछल पड़ी। फिर तो देर किस बात की, जल्दी से मुलाकात करवा दीजिए। नवीन से ज्यादा एक्साइटेड तो तुम लग रही हो गौरी। शादी उसकी हो रही है, तुम्हारी नहीं। अरे क्या मम्मी जी, आप भी। देवर की शादी होगी तो भाभी ही एक्साइटेड होगी ना, पड़ोसन तो नहीं। सही बात, सही बात। अगले रविवार को सभी मोना के घर गए। मोना सचमुच बहुत खूबसूरत और संस्कारी थी। उसने सबके पैर छूकर स्वागत किया। गौरी और आनंदी ने राहत की सांस ली। देखो, यही हमारी परफेक्ट देवरानी है। घर का काम करेगी और हम आराम करेंगे। बिल्कुल, आखिर परफेक्ट देवरानी मिल ही गई। किसी ने सच्ची कहा है, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तुम दोनों आपस में खुसुर पुसुर करती रहोगी या मोना से भी बात करोगी? जी जी कर रहे हैं ना माँ जी। नवीन और मोना के परिवार में अच्छी खासी बातें हुई और आखिरकार मोना और नवीन की शादी तय हो गई। पंडित जी ने 1 महीने के बाद का ही मुहूर्त निकाल दिया और फिर उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो गई। जब मोना ससुराल आई तो गौरी और आनंदी ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया। लो भाई, हमारी नई देवरानी आ गई। अब घर के सारे काम मोना के जिम्मे। हाँ, और हम बैठे बैठे बस राज करेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, अभी उसने घर में कदम भी नहीं रखा और तुम लोग।
अरे मम्मी जी, हम मजाक कर रहे हैं। जेठानी देवरानी का तो मजाक का ही रिश्ता है। आपको याद है जब मैं आई थी तो गौरी दीदी ने मेरी कितनी टांग खींची थी? हाँ हाँ, याद है याद है। फिलहाल मोना का स्वागत अच्छे से हो गया। फिर सब थक हार कर सोने चले गए। अगली सुबह मोना सबसे पहले उठ गई। ये देखकर गौरी और आनंदी खुश हो गई। देखा, हमारी मेहनत रंग लाई। ये उठ भी जल्दी गई, अब ये किचन भी संभालेगी। दीदी आप लोग नाश्ता बना लो, तब तक मैं नहा लेती हूँ। हैं? ये क्या? ये सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया, लेकिन उन्होंने सोचा चलो पहला दिन है, आज बना लेते हैं। गौरी और आनंदी ने नाश्ता बनाया। जब तक मोना नहाकर और पूजा खत्म करके आई, दोनों थक कर चूर हो चुकी थी। हमने सोचा था देवरानी से काम करा लेंगे, उल्टा देवरानी ने हमसे काम करा लिया। अरे कोई बात नहीं, ये बस एक दिन की बात है आनंदी। लेकिन तभी मोना कपड़े बदलकर बाहर निकली तो वो लोग हैरान रह गई, क्योंकि मोना वकील के काले कोट में तैयार थी। उन्हें लगा मोना ने ये धोखे से पहन लिया है, इसलिए वो दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अरे ये क्या कर लिया तुमने? वकील बनकर कहाँ जाने की तैयारी है? मुझे लगता है तुम इसे काला सूट समझ रही हो। ये वो नहीं है, गंवार कहीं की। दीदी मैं वकील हूँ, ये मेरी प्रोफेशनल ड्रेस है। ये सुनकर गौरी और आनंदी के होश उड़ गए। क्या तुम वकील हो? ये पहले क्यों नहीं बताया? ये तो सरासर धोखा है। धोखा नहीं है, मैं जानता था, क्योंकि मैं मोना को पसंद करता था और मैं ये भी जानता था अगर मैंने ये पहले बता दिया तो आप दोनों फिर से कोई चाल चल देंगी। मुझे पता था आप दोनों को देवरानी नहीं नौकरानी चाहिए। मम्मी जी देखिए तो। क्या देखे? मुझे सब पता चल गया था। तुमने तारा की माँ से क्या क्या कहा और उसके बाद अकेले में क्या बात करी, सब सुना था मैंने। इसीलिए मैंने ये राज छुपाए रखा। गौरी और आनंदी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। तो क्या अब हमें ही सारा काम करना होगा? नहीं दीदी, काम हम सब मिलकर करेंगे। दिन का काम आप लोग और शाम का मैं। लेकिन हाँ, कोई काम चोरी नहीं चलेगी। पक्का? पक्का। धीरे धीरे मोना ने अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया और गौरी और आनंदी ने भी समझ लिया कि काम मिल बांट कर किया जाता है।